रामपुर जैसे छोटे से गांव के निवासी बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सबके सवेरे की शुरुआत खुशियों से होती थी तो रात सुकून पर खत्म। इसी गांव में एक गरीब लक्कड़हारा संजू रहा करता था, जिसके जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं आती, बस आती है तो हर समय समस्याएं। एक शाम संजू कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बस संजू, अगर आज के दिन इतनी मेहनत कर लेगा तो कल तुझसे लकड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी। संजू तोड़ी हुई लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उस लकड़ी के गट्ठे को अपने सर पर लेकर पास में ही अपने गांव में आता है। पहले जाकर यह लकड़ियां बेच आता हूँ, फिर थोड़ा राशन लेकर घर चला जाऊंगा। संजू एक लकड़ी के कारखाने में आता है और वहाँ के मालिक को रोज की तरह लकड़ियाँ दे देता है। ये लो संजू, 100 रुपए। संजू रोज 100-150 रुपए तक की लकड़ियाँ बेचता था। इससे ज्यादा की उसकी कमाई नहीं होती थी। चलो अब राशन ले आता हूँ और बाकी के पैसों से माँ की दवाई ले आऊंगा। रात का समय था। संजू राशन और दवाइयाँ लेकर अपने छोटे से झोपड़ी में आता है, जहाँ उसकी पत्नी रागिनी, बेटी राशि और उसकी बूढ़ी बीमार माँ चारपाई पर लेटी थी। संजू अपने इस परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जी, राशन लाए आप? हाँ रागिनी, लाया हूँ। तभी रागिनी उस राशन से खाने की व्यवस्था करने लगती है। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे हाथ आते हैं। बेटा, तू गांव में कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेता? इतने कम पैसे में तू कितनी ज्यादा मेहनत करता है। माँ, अपने गांव में कोई काम नहीं है, जो है वो मुझ अनपढ़ को नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन मुझे यह काम करना पड़ता है। अगले दिन संजू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद रागिनी बाजार में सब्जी लेने आती है। वो सड़क से पैदल जा रही थी। माँ जी की दवाई तो हर बार कीमती होती जा रही है और जो पैसे बच रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा ही राशन आ पा रहा है। रागिनी ये सब सोचते हुए सड़क से जा रही थी कि तभी पीछे से एक कार तेजी से आती है, जिसका ब्रेक अचानक से फेल हो गए थे। तभी वो कार रागिनी को बेरहमी से उड़ा देती है, जिसके बाद रागिनी की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। रागिनी सरकारी अस्पताल में थी। राशि और संजू और उसकी माँ सब वहाँ पर आ चुके थे। ये क्या हो गया बहू के साथ? भगवान मेरी बहू की रक्षा कीजिए। भगवान मेरी बहू को बचा लो भगवान। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, रागिनी कैसी है? संजू जी, रागिनी जी की तबीयत बहुत ही खराब है। उनकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं और उनके दिमाग पर गंभीर चोट आई है। आप तुरंत रागिनी जी को शहर के हॉस्पिटल लेकर जाइए, क्योंकि ये केस हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सब जैसे तैसे रागिनी को शहर के हॉस्पिटल में लेके आते हैं। संजू, तुरंत 40,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। हमें अर्जेंट बाहर से मेडिसिन मंगवानी है। क्या? अब 40,000 कहाँ से लाऊं मैं? बेटा संजू, बहू की जान खतरे में है। तू कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था जल्दी कर, मेरी बेटी को बचा ले। तभी संजू गाँव आता है। अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान जी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। तभी संजू कारखाने के मालिक के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। मालिक, मुझ गरीब की मदद कीजिए। मेरी पत्नी के इलाज के लिए 40,000 लग रहे हैं। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी। संजू, 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है भाई। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ, अपने गांव के साहूकार है ना, वो ब्याज पर पैसे देते हैं, तू वहां जाकर देख। तभी संजू गांव के साहूकार के पास आता है और उससे पैसे उधार मांगता है। मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। तुझे अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अब क्या रखूं गिरवी? मेरे पास तो घर के सिवा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपना घर ही गिरवी रख लेता हूँ। तभी संजू साहूकार के पास अपने घर के पेपर दे देता है और उससे पैसे लेकर शहर के हॉस्पिटल में आता है। वो सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है। 2 दिन बाद अचानक रागिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये देखकर संजू और उसकी माँ खूब ज्यादा रोते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन संजू जंगल से लकड़ियां लेकर घर आता है तो आंगन में राशि और उसकी माँ बैठी थी और राशि रो रही थी। क्या हुआ राशि बिटिया, तुम रो क्यों रही हो?
बेटा, मैं भी इससे कब से यही पूछ रही हूँ, पर ये कुछ बता ही नहीं रही। सवेरे से भूखी प्यासी बस रो रही है। क्या सवेरे से भूखी है? क्या हुआ बिटिया? अपने बाबा को बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माँ की याद आ रही है। ये सुनकर संजू की आंखें भी नम हो जाती है। मुझे माँ के पास जाना है। रोते नहीं मेरी बच्ची, हम जरूर जाएंगे माँ के पास। मुझे माँ की याद आ रही है। बाबा, माँ अचानक से कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं आ रही है मेरे पास? बाबा, मुझे माँ के पास जाना है। बिटिया, वो माँ है ना, किसी जरूरी काम से गई है। जब उनका काम खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारी माँ हमारे पास लौट आएंगी। राशि ऐसे ही रोज रोज अपनी माँ को याद करके रोती जा रही थी और संजू और उसकी माँ को राशि को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रात का समय था, संजू घर में ही था। घर में खाना बनाना और बाकी काम अब उसकी माँ को ही करने पड़ रहे थे। राशि सोई हुई थी। बेटा, मुझे राशि की बहुत चिंता हो रही है। ये बहुत छोटी है। अगर इसने अपनी माँ को लेकर दिमाग पर कोई गहरा सदमा ले लिया तो क्या करूँ माँ? राशि की चिंता मुझे परेशान कर रही है। अब मैं कैसे इसे इसकी माँ से मिलवाऊँ? बेटा, अब तो एक ही रास्ता है, तू दूसरा ब्याह कर ले, क्योंकि राशि को एक माँ का प्यार बहुत जरूरी है। बेटा, यह क्या बोल रही हो आप माँ? मैं सही कह रही हूँ बेटा। अपनी बच्ची की खातिर दूसरा विवाह करना ही ठीक रहेगा, वरना आगे चलकर परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमें राशि को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। संजू भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है। कुछ दिन बाद संजू श्वेता नाम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है बाबा? बिटिया, ये तुम्हारी माँ ही है। वो तुम्हारी माँ के चेहरे पर चोट आई थी ना, तो इसका चेहरा बदल गया है। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा माँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से याद कर रही थी। बेटा, वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी। अब राशि श्वेता को अपनी माँ समझने लगती है, जिसके बाद श्वेता राशि को खूब प्यार देने लगी और राशि भी श्वेता के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगी। एक दिन दोपहर में संजू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। माँ को घर के काम से भी छुटकारा मिल गया और राशि को माँ का प्यार भी मिल रहा है। अब यह दोनों समस्या तो खत्म हो गई। अब बचा है तो बस साहूकार का कर्ज। मुझे जल्दी जल्दी उनका कर्ज लौटाकर अपना घर उनके पास से छुड़वाना होगा। तभी संजू शाम तक कई सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता है और उन सारी लकड़ियों को आज भी कारखाने के मालिक को 150 रुपए में बेच देता है। करीब 1 महीने बाद एक शाम संजू घर के आंगन में बैठा था। अब तक तो केवल 20,000 जमा कर पाया हूँ। अब मैं साहूकार को पैसे कहाँ से दूंगा? उतने में वहाँ पर साहूकार आ जाता है। और संजू, मेरा पैसा लौटाने का इरादा है कि नहीं? 2 महीने हो गए और अब तक तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे। मालिक, मेरे पास बड़ी मुश्किल से 2,000 जमा हो पाए हैं। आप अभी के लिए इतने पैसे ले लीजिए ना, मैं बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा आपका पैसा। ये क्या पागल समझ रखा है क्या मुझे? 2 महीने का ब्याज ही 2,000 रुपए हो चुका है। चल भाई, मेरे सारे पैसे अभी निकाल। मालिक, कहाँ से ला कर दूं अभी आपको इतने सारे पैसे? तूने घर गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे ना। चल ये घर खाली कर, अब ये घर मेरा हो चुका है। फिर क्या था, पैसा न मिलने पर साहूकार संजू के घर पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद संजू और उसका परिवार रास्ते पर आ जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे जी? हमारे पास तो अब घर रहा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम गरीबों के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक के बाद एक परेशानियां हम पर ही आती जा रही है। तभी सब एक खुले मैदान में आकर बैठ जाते हैं। इस समय गांव में हमें कोई घर भी किराए से नहीं देगा। जब तक हमारे पास किराए का घर लेने के लिए पैसे जमा नहीं हो जाते, हम लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं जी। हाँ श्वेता, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ
हम यहीं एक लकड़ियों का झोपड़ा बना लेते हैं। तभी संजू श्वेता दोनों जंगल में आते हैं और वहां से कई सारी लकड़ियां तोड़कर लाते हैं और उन्हें कील से ठोक कर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। अब 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में संजू और सब लोग मिलकर लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं, जिसमें श्वेता ने मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए थे और संजू कुछ पुराने बर्तन खरीद कर ले आया था। एक दिन सवेरे संजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अब तो हमारे ऊपर परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा लकड़ियां तोड़ कर ले जाना होगा, ताकि माँ की दवाइयाँ और राशन दोनों अच्छे से आ सके। संजू रोज के मुकाबले आज रात तक कई लकड़ियां तोड़कर लाता है और उन लकड़ियों को अपने मालिक को बेच देता है। आज लकड़ियाँ 200 रुपए की बिकी थी। क्या बात है संजू, आज तो तू काफी ज्यादा लकड़ियाँ लेके आया है। जी मालिक, मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए। तभी संजू उन पैसों में से 120 रुपए की दवाई लेकर आता है और बाकी पैसों का राशन लेकर आता है। ये क्या जी, इतना कम राशन? इसमें तो बस एक ही समय का खाना बन पाएगा। अब कल दोपहर को हम क्या खाएंगे? पहले माँ की दवाइयाँ 60 रुपए में आ जाती थी, पर अब दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। अब 120 रुपए में आ रही है माँ की दवाइयाँ। बेटा, क्यों तू इतनी कीमती दवाइयाँ लेकर आता है? अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है बेटा। नहीं माँ, आपको रोज दवाइयाँ लेना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा था अगर आप एक भी दिन दवाई नहीं लेगी ना तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जानकी को एक खतरनाक बीमारी थी, जिसके चलते उसे रोज दवाई लेना पड़ता था। अब कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। संजू रोज 200 रुपए की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और सब एक समय भूखे रहकर अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन सवेरे संजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और घर के आंगन में श्वेता कपड़े धो रही थी। पता नहीं माँ जी की बीमारी कब खत्म होगी। माँ जी की दवाई के चक्कर में कितना सारा पैसा बर्बाद होता जा रहा है और हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता है। काश कि हमारे साथ माँ जी होती ही नहीं, तो आज हमें कभी भी इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ती। श्वेता थोड़े समय के बाद कपड़े धोने लग जाती है। अगर माँ जी हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो हमें यह परेशानी कभी नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को दवाई में जहर मिला कर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद श्वेता घर में आती है। बहू मेरी दवाई दे दे, आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़े समय बाद श्वेता जानकी की दवाई लेकर बाहर आती है और उसमें जहर मिला देती है। अब माँ जी ये जहर मिली हुई दवाई पियेंगी और फिर हमेशा के लिए उनका खेल खत्म हो जाएगा। अब ये बात पीछे खड़ी राशि सुन लेती है। तभी श्वेता घर के अंदर चली जाती है। क्या माँ दादी को जहर दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राशि दौड़ते हुए अंदर आती है तो तब तक श्वेता जानकी को दवाई दे चुकी थी और जानकी ने वो दवाई पी ली थी। दादी आपने दवाई पी ली? हाँ बिटिया, मैंने दवाई पी ली। क्या दादी, माँ ने उस दवाई में जहर मिलाया था? ये सुनकर जानकी के होश उड़ जाते हैं। अरे इसे कैसे पता चला कि मैंने इस दवाई में जहर मिलाया था? बहू ये राशि क्या बोल रही है बहू? अरे माँ जी, आप भी कहाँ इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? मैं भला आपको जहर क्यों ही दूंगी? पागल लड़की, कुछ भी मजाक करती रहती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। दादी। तभी अचानक जानकी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। दादी माँ आपको क्या हो रहा है दादी माँ? तभी जहर के कारण जानकी की मृत्यु हो जाती है। दादी। अरे वाह, जहर ने तो बड़ा जल्दी अपना असर दिखा दिया। ये क्या किया माँ आपने? दादी माँ को क्यों मार दिया? दादी माँ उठ जाइए ना दादी माँ। अरे मैंने कहाँ मारा इन्हें, ये तो अपने आप ही मर गए। मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि आपने दादी माँ को जहर देकर जान से मार दिया। मैं जरूर से उन्हें सब कुछ बताऊंगी। अरे ये बिल्ली कहीं मेरा खेल खराब ना कर दे, इसे तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। तभी श्वेता राशि को पकड़कर रस्सी से बांध देती है और जानकी की लाश और राशि को लेकर दूर एक दरिया के पास आती है और वहाँ राशि को एक पेड़ से रस्सी से बांध देती है। खोलो मुझे माँ, खोलो मुझे। तुम मुझे फांसना चाहती थी ना, अब मर यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, वो आराम से तुम दोनों दादी और पोती को खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे।
बड़ी आई थी मुझे फांसने वाली। श्वेता वहाँ से चली जाती है। माँ माँ माँ, बाबा आप कहाँ हो? माँ माँ, ऐसा मत करो माँ। इधर संजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे वहाँ जमीन के अंदर एक सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। यह क्या है? संजू जब वहाँ पर खुदाई करता है तो वो सोने की डाली थी। संजू और खुदाई करता है तो वहाँ जमीन के अंदर से एक बड़ी सी पेड़ की डाली की तरह सोने की एक लकड़ी निकलती है। इतना सारा सोना? अरे मैं तो माला माल हो गया, मुझे इतना सारा सोना मिल गया। सोने की बड़ी सी छड़ी को पाकर संजू की खुशियों का ठिकाना न रहा। यह तो करोड़ों का सोना लगता है संजू। अब तो तेरा जीवन बदल गया। जल्दी से इसे छुपा लेता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। संजू उस सोने की छड़ी पर काली मिट्टी लगाकर उसे काला कर देता है, जिसके बाद उस छड़ी की सोने की चमक दिखाई नहीं देती। तभी वो उस छड़ी को कुछ लकड़ियों में रखकर घर ले आता है। संजू जी, आप इतनी जल्दी आ गए? अरे श्वेता, माँ और राशि कहाँ हैं? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। जी, वो माँ जी और राशि दोनों ही कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी गांव वाले से मिलने के लिए। अच्छा, अरे वो सब छोड़ो श्वेता, हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए? मतलब? श्वेता, मुझे जंगल से करोड़ों का सोना मिला है। ये सुनकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। क्या? करोड़ों का सोना? सच बोल रहे हो आप? हाँ श्वेता, ये देखो। संजू उस सोने की छड़ी से मिट्टी हटाकर वो सोने की छड़ी श्वेता को दिखाता है। तो सच में सोना है जी। अब हम भी करोड़पति बन गए श्वेता। अब हम सब यहाँ से बहुत दूर शहर में रहने चले जाएंगे और मजे से अपना जीवन बिताएंगे। इतना सारा सोना अगर यह मुझे मिल गया तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर इसे काला कर देता हूँ। किसी को इस सोने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। संजू उस सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर काला कर देता है। श्वेता देख, इतना सोना तुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। सोच क्या रही है? अगर तुझे अपना जीवन बेहतर करना है तो इस संजू को भी जान से मार दे या सोना लेकर यहाँ से भाग जा। तेरा जीवन संवर जाएगा श्वेता। जितना खुश होना है हो जाइए संजू जी, क्योंकि यह खुशियाँ आपके ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अरे वाह श्वेता, यह संजू तो तेरे जीवन में एक खजाने की चाबी बनकर आया है। इस गरीब ने तो मुझे एक ही पल में करोड़पति बना दिया। संजू वहाँ खड़ा ही होता है कि तभी कोई घर का दरवाजा तोड़ देता है। संजू और श्वेता सामने देखते हैं तो दरवाजे पर राशि पुलिस ऑफिसर्स के साथ में खड़ी थी। ये जिंदा कैसे बच गई? अरे राशि, ये दरोगा साहब यहाँ क्यों हैं? बाबा, माँ ने दादी को जहर देकर जान से मार दिया। क्या? और उन्होंने मुझे भी जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। माँ हम सबको मारना चाहती है बाबा। ये सुनकर संजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी श्वेता जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रही हो श्वेता? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने अपनी सास को मारा और अपनी बच्ची को मौत के मुंह में छोड़कर आ गई थी? वो तो अच्छा हुआ सही समय पर हम वहां पहुंच गए और हमने राशि की जान बचा ली। क्या तुमने माँ को मार दिया? श्वेता, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें? गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से माँ जी की दवाई हर दिन कीमती होती जा रही थी, जिसके चलते हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता था। मुझे रोज रोज माँ जी की इतनी सेवा करनी पड़ रही थी जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने माँ जी को दवाई में जहर देकर ही उन्हें जान से मार दिया। पर तभी इस राशि ने मुझे देख लिया और मैंने इसे भी। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। वो तुम्हें बेटी से बढ़कर प्रेम करती थी और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तभी अपनी सास को मारने के जुर्म में पुलिस श्वेता को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी राशि अपने पिता को सारी बात बताती है। रोते नहीं मेरी बच्ची, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद संजू उस सोने की छड़ी को लेकर अपनी बेटी के साथ एक दूर शहर में आता है और वहाँ एक बड़ा सा बंगला खरीदकर एक कारोबार शुरू करता है और दोनों बाप और बेटी एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर तो आओ ना।
अरे आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस 10-15 दिन का ही तो काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर में तो मेरी वजह से ही घर चलता है, वरना रोज का खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है और इस बार मुद्राएं भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया है जो 3 महीने तक काम करना है? हमारे गांव में एक बजरंगबली मंदिर है, पर राम का मंदिर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है बजरंगबली का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी कुछ मुद्राएं हैं जिससे हम दोनों खीर खा सकते हैं और 3 महीने तक का काम तो मिला ही है। तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग खा सके। 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ऐसा कहते ही विकास काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर ठेकेदार कहता है, अरे विकास, पहले दिन ही इतनी देर? तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं? नहीं ठेकेदार जी, आप बस आज माफ कर दो, कल से मैं समय से पहले ही पहुँच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। विकास ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी खीर का सामान खरीदने बाजार जाती है। हाँ, आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पर, माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे रस्ते चावल नहीं तो यहाँ अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल कहीं डाका डाला है क्या तुम्हें पता है ना 100 ग्राम चावल की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। जी मुझे पता है, इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के भी इकट्ठा किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है, इसी खुशी में आप मुझे 50 ग्राम खीर के चावल दे दो और ये रहे 20 तांबे के सिक्के। अच्छा तो यह बात है, ठीक है, ये लो खीर के चावल। फिर गौरी खीर के चावल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ राम जी की मूर्ति आ जाती है। हाँ, ये मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, ये मूर्ति बहुत कीमती है, कुछ होना नहीं चाहिए। जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। विकास उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और विकास मूर्ति के साथ गिर जाता है और मूर्ति भी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या किया गधे? इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि कीमती मूर्ति है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, पर तेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान ये बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा फटीचर इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तब ना गलती होगी। तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूँ। और हाँ, ये जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा, और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना, अब उठ और यहाँ से निकल जा, और जब तक पैसे ना आ जाएं तब तक अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा? ये क्या हो गया मुझसे? मेरी पत्नी को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो कितनी खुश थी, और अभी तो बेचारी मेरे लिए खीर बना रही होगी इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज ये सिला दिखाया है? मैंने आज तक नशा नहीं किया, न कभी किसी के साथ गलत किया,
और ना ही किसी का अहित चाहा। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वो खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी। पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा भगवान? अब मैं क्या करूं भगवान? अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहते ही विकास भगवान के सामने बैठ जाता है और रोने लगता है। रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है, पर विकास घर नहीं लौट। कितनी देर हो गई है पर ये अब तक नहीं आया। खीर ठंडी भी हो चुकी। इतनी भी क्या काम करना है? ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ मेरे लिए कोई उपहार लेकर आ रहे हो। ऐसा ही हुआ होगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। गौरी इंतजार करती ही रह जाती है, पर विकास नहीं आता है। वहाँ से 2 औरतें गुजर रही थीं और गौरी को देखकर कहती हैं, गौरी किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मार कर काम से निकाल दिया गया? काम से निकाल दिया? ये क्या कह रही हो बहन? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने राम जी की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया है और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से ब्याह किया है। शांत हो जाओ, एक शब्द नहीं। कुछ भी कह लो, मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने यह बात मुझसे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ ठीक है, ठीक है। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। बहुत बुरा सपना था। माना कि ठेकेदार जी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा घटिया सपना देख भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोए थे क्या? हाँ पंडित जी, वो थोड़ी आंख लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर पंडित जी, घर जाके भी मैं क्या करता, कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कि कल जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो केले का छिलका ठेकेदार ने ही खाकर फेंका था। और इस विषय में मुखिया जी और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पंडित जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं अभी ठेकेदार के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वो मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लगी है, इसीलिए मैंने पूछा। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। ये देखो गांव वालों, ये मनहूस विकास है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगाई है। तू तो नहीं बचेगा। तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं ठेकेदार जी, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। खुद की गलती दूसरों पर मत थोपो। अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते ये विकास कितना बड़ा दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जो कल केले खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा मूर्ति लेकर जा रहा था, तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने की जगह इस बेचारे पर आरोप लगाए जा रहे हो। पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे। देखो, तुम्हारी वजह से पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूँ और किसी ठेकेदार से यह काम करवा लूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मुखिया जी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुझे मैं बाद में देख लूंगा। विकास, तुम चिंता मत करो।
विकास, अब तुम्हें पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, कल से ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। अब जाओ। आपका धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद विकास घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी घटनाएं बताता है। चलो अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। पहले से ही इतनी गरीबी है, ऊपर से कर्जे में पड़ जाते तो। अब ये सब छोड़ो भाग्यवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं भी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। तुमने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए मैं पहले कैसे खा सकती हूँ? मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं और देखते ही देखते रात भी हो जाती है और विकास को एक सपना आता है जिसे देखकर वो घबराने लगता है। जी उठो, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? उठो, क्या हुआ? मुझे सुनते हो क्या? कोई बुरा सपना देखा? बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। असली सपना? या क्या कह रहे हो? हाँ पता है, जब मैं मंदिर में जाकर रो रहा था तब मैं रोते रोते बेहोश हो गया था और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पे आग लग गई थी और हुआ भी ऐसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो ये भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा गौरी, जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो, अब चलो। उसके बाद विकास और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। उसकी कुछ ही देर बाद ठेकेदार आ जाता है मशाल लेकर। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही स्वाहा हो जाएगा। ठेकेदार के आग लगाने से पहले ही गांव वाले और मुखिया जी गौरी और विकास के साथ वहां पर आ जाते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? विकास ही हम सबको यहाँ पर लेकर आया है। उसके बाद गांव वालों ने ठेकेदार को पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। लगता तो ऐसा ही है गौरी, कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा और वो भी सच हो गया। मुझे तो लगता है ये भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेंट में दी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या का क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो अब मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। जी सुबह हो गई, उठ जाओ। अब क्या दिन भर सपने ही देखते रहोगे? कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। ऐसा क्या देख रहे थे? यही कि हम दोनों अमीर हो गए हैं और हमारे हाथ खजाना लग गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा कि है। पर अफसोस, ये तो बस एक सपना था और सपने कहाँ सच होते हैं। तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? अमेरी, ये कैसी बात कर रही हो गौरी? मैंने कहा ना, ये बस एक सपना था। लेकिन आपको तो सच के सपने आते हैं ना? सच के सपने? अरे हाँ, 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वो सब सच हो गए। इसका मतलब है कि ये सपना भी जरूर सच हो सकता है। जल्दी बताइए कि वो खजाना आपने कहाँ देखा? हम अभी वहाँ जाएंगे और खजाने को बाहर निकाल लाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक खेत में मैंने देखा जो पूरी तरह से बंजर था और उसके बीच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। ठीक उसी के नीचे वो खजाना छुपा हुआ था। बंजर जमीन? इस गांव में तो कम से कम 6 से ज्यादा बंजर जमीन है, और अगर दूसरे के जमीन पर छुपा होगा तो खजाना बहुत ही मुश्किल है। पर जो भी है, खजाना चाहिए तो खोज कर लाना ही पड़ेगा। सही कहा गौरी, चलो चलकर ढूंढ निकालते हैं खजाने को और अपनी घिसी पिटी जिंदगी को अलविदा करते हैं। उसके बाद गौरी और विकास दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने निकल गए, पर बहुत देर तक भी खोजने पर वो जमीन नहीं मिल रही थी। पक्का आपने यही सपना देखा था ना? अरे हाँ, मैंने देखा तो यही सपना था। तो फिर वह जमीन मिल क्यों नहीं रही? कहीं वह दूसरे गांव में तो नहीं? अब हम कौन से गांव में खोजे? ये तो बड़ी समस्या की बात है।
लेकिन अभी भी एक जमीन बची हुई है जो पूरी तरह से बंजर है। एक बार उसे भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। उसके बाद विकास और गौरी दोनों उस जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों उस जमीन पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन पर सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। वो देखो गौरी, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। चलो चलकर देखते हैं। फिर वे दोनों पौधे को हटाकर वहाँ पर खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहाँ सच में एक संदूक रखा था। जब वे उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना निकलता है, जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। हे भगवान, इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं, इतने तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे। यह सच में है या फिर कोई सपना? गौरी, ये सपना ही तो है जो पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, वो जिंदगी अब नहीं जीना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। किंतु अगर हम इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा? जो कल तक इतने गरीब थे वे रातों रात अमीर कैसे हो गए? कई बार हमारी स्वर्ण मुद्राएं को हड़प लिए तो? बात तो तुमने सही कही गौरी। हम एक काम करते हैं, इस गांव से ही चले जाते हैं। गांव से चले जाते हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? और नहीं तो क्या, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं के साथ रहने नहीं देंगे, और अगर हम दूसरे गांव चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहाँ हम शांति से अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं बिना किसी दिक्कत। ऐसा कहते ही वे दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अब वो अपना जीवन खुशी से अमीरों वाली तरह से बिताएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके दरवाजे पर कौन सी मुसीबत दस्तक देकर बैठी थी। महाराज, हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो हमारे राजकोष से धन चुराकर भाग गया था। बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने अच्छा काम किया। तो बताओ, चोर कहाँ रखा है मेरा धन? अगर सीधी तरह से बता देते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, परंतु अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मित्र ने मुझे लालच देकर ये काम कराया है। अगर आपको पकड़ना ही है तो मेरे मित्र को पकड़िए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुमसे किसने कराया ये, या किस लिए किया, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा धन कहाँ है ये बताओ। महाराज, वो धन मैंने पास के ही गांव में एक बंजर जमीन पर गाड़ रखा है और उसके ऊपर मैंने एक जंगली पौधा लगाया है ताकि मुझे खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है मंत्री जी, आप इसके साथ जाइए और खजाने को लेके आइए। उसके बाद इस चोर का फैसला किया जाएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही मंत्री उस चोर के साथ उस स्थान पर जाता है जहाँ पर चोर ने खजाने को गाड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। देख के तो लगता है कि अभी अभी खोदा गया है। ऐसा कहते ही सैनिक चोर को ले गए और मंत्री जी उस चोर को खोजने में लग गए। उन्होंने उस गांव का चप्पा चप्पा देखा पर वो चोर नहीं मिला। तो मंत्री जी पास के ही एक गांव में चले गए। अरे मित्र, सुना क्या? हमारे गांव में एक बहुत ही धनी लोग आए हैं और उन्होंने तो घर खरीद लिया है जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई व्यापारी होगा जिसके महाराज के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, तो हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए। फायदे में रहेंगे। सही कहा मित्र। मंत्री उनकी ये बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर चला जाता है। जी कहिए महाशय, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी हैं, तो हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है।
अरे नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ये तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा के हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सारा धन बचा के रखा आने वाले भविष्य के लिए, बस और कुछ नहीं। तो क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं। मंत्री जी, आपने सुझाव तो अच्छा दिया है, पर अभी नहीं। इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अच्छा, तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ? वो क्या है ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा कर्ज देना पड़ता है, परंतु वो सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। बस इसीलिए मुझे आपका खजाना देखना है। जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था, और जरूर ये उस चोर का ही साथी होगा। माफ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। महाराज के पास? परंतु क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितने कर लगाए जाएंगे और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। महाशय, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए। वो सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वो बेचारी चिंता करती रहेगी। उसके कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी बाजार से आ जाती है। यह कौन है जी? आपके कोई मित्र हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो महाराज के सेवक हैं। कर के सिलसिले में बात करने आए थे, तो मुझे अभी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? तो क्या आप ही मंत्री जी हैं जो चोर की तलाश कर रहे थे? मैं जब बाजार गई थी तो इसी बारे में बात कर रहे थे सब। एक चोर ने राजकोट से धन चुराकर एक बंजर जमीन में गाड़ दिया। अब वो खजाना गायब है। मंत्री जी उसी चोर को खोज रहे हैं। मंत्री, चोर की तलाश? ये क्या बोल रही हो गौरी? तो क्या हमें जो खजाना मिला था वो चोरी का था? तो तुम दोनों को पता ही चल गया। देखो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम नहीं बच सकते, इसीलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ महल चलो। देखिए मंत्री जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने खजाने को नहीं चुराया, हमें तो खजाना गड़ा हुआ मिला है तो हमने ले लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंत्री जी, हमें माफ कर दी। मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? क्या वो जमीन तुम्हारी थी नहीं? तो फिर तुम उस जमीन में क्यों जाओगे और खोद के देखोगे? जिसे पता ना हो कि खजाना कहाँ है वो नहीं ढूंढ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, और तुम्हें पता तभी हो सकता है जब तुम चोर के साथ मिले हुए हो। मंत्री जी, ये सब मेरा करा धरा है। इसमें मेरी भोली पत्नी को कुछ नहीं पता। आप कृपया करके इसे जाने दें और मुझे लेकर जाएं। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम ही चलो मेरे साथ। महाराज, ये रहा वो चोर जिसके साथ मिलकर उस चोर ने संदूक चुराया था। तो तुम हो वो सैनिक? उस चोर को यहाँ लेकर आओ। क्या यही है वो जिसके साथ तुमने मिलकर चोरी की थी? जी महाराज, यही है वो मेरा मित्र। इसकी लंबाई और कद काठी भी उसी के जैसी है और वो आंखें भी वैसी ही है महाराज। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या? नहीं महाराज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था। वो तो बेचारी मासूम है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटिएगा महाराज। ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए कारागार में। एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूँ मित्र? ये लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे ही सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने और इन्हें परेशान करने के लिए ये झूठी कहानियां बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी नहीं है। तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वो तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहें। और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है। मैं कहूँगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए जाने दो। अरे क्यों नहीं करूँगा? ये लोग बेवकूफ हैं, मैं नहीं। तुम कहो तो सही। मुझे सपने आते हैं जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूँ। फिर विकास ने उसे पूरी बात बताई। चोर ये बात आश्चर्य से सुनने लगा और कहता है, मित्र,
पर तुम मुझे बहुत सीधे साधे लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। अरे ये क्या मित्र, तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र उठो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और वो पीकर वो मर जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो ये राज्य बहुत संकट में आ सकता है। तुम नहीं समझोगे। सैनिकों उठो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? पानी खत्म हो गया क्या? पानी नहीं खत्म हुआ है, महाराज के प्राण खतरे में हैं। क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में है? और तुझे कैसे पता चल गया? कोई सपना देखा क्या? वो मैंने बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि महाराज को जहर देने वाले हैं उनके शरबत में। तुझे हम कोई मूर्ख लगते हैं? अगर बाजार में तुमने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहा है? छोड़ दे भाई, ये तेरी बात नहीं समझेंगे, बोलकर कोई फायदा नहीं है, सो जा। पर महाराज। देख भाई, तू जो कर सकता था तूने वो किया, इससे ज्यादा अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब सो जा। ऐसा कहने के बाद चोर सो जाता है और विकास तो रात भर परेशान रहता है और सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद विकास को महाराज के पास बुलाया जाता है। महाराज, आप जिंदा हैं? तो तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? नहीं महाराज, वो तो बस मुझे एक बुरा सपना आया था, इसीलिए। यही ना कि हमें किसी ने जहर देकर मार डाला? हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? जब कल हमने तुम्हें कारागार में डाला तो तुम्हारी पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हें सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। हमें पहले तो लगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, पर जब तुमने सैनिक से महाराज को जहर देने वाली बात कही तो सैनिक मेरे पास आया था और उसने मुझे ये बात बताई। जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब मैंने उसे शरबत पीने को कहा तो वो डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच बता दिया, और इसीलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वो खजाना तुमने अपने सपने में देखा था, तुमने चोरी नहीं की है, इसीलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं छोड़ा है, तुमने हमारी जान बचाई है। इसीलिए वो घर जिसे तुमने हमारे राजकोष से खरीदा, वो घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं, और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा महाराज। अब मुझे जाने की आज्ञा दे, मुझे घर जाकर गौरी को ये खुशखबरी देनी है, वो बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसा कहते ही विकास घर चला जाता है और गौरी को सारी बात बता देता है। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है और इसी खुशी में वो दोनों मंदिर जाकर भगवान को शुक्रिया